हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेट ज़ीरो। स्टेट ज़ीरो में आज से हम स्टार्ट करेंगे एक अपना नया कोर्स जो कि इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें हम डिस्कस करेंगे। और आज है का फर्स्ट लेसन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। मेरा नाम है आदित्य और इसमें हम सबसे पहले एक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो पहला एक्ट है वो है द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, यानी रेगुलेटिंग एक्ट के ज़रिए सबसे पहले अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने किसी चीज़ को रेगुलेट किया वो है ब्रिटिश कंपनी। ध्यान से समझिएगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे एक एक्ट पारित किया जिसे हम द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के नाम से जानते हैं। अब थोड़ा सा इसका हम बैकग्राउंड देखेंगे। सन 1600 में 31 दिसंबर सन 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और इस ईस्ट इंडिया कंपनी के जो फाउंडर थे वो थे बिट्स, लॉर्ड बिट्स। और इनके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का ये उद्देश्य रहता है कि हम ईस्ट के देशों में जा कर के अपना व्यापार करेंगे, अपना यहाँ पे हम कारोबार करेंगे। और इसकी अनुमति जो आज्ञा है वो आज्ञा लेते हैं ये ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ से। अब एलिजाबेथ यहाँ पे कहती हैं कि आपको केवल और केवल यहाँ पे 2 से 3 वर्षों के लिए ही या और भी अधिक आप अगर आपका सस्टेनेबल होता है तो आप यहाँ पे 10 वर्षों तक भी वहाँ पे आप व्यापार कर सकते हैं। उसके बाद आपको पुनः यहाँ पे ब्रिटिश यानी लंदन में वापस इंग्लैंड में आना होगा। इसी का दिलासा देते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और ईस्ट इंडिया कंपनी पहुंच जाती है भारत में। अब भारत में कंपनी का वर्चस्व जैसे ही बढ़ रहा था, व्यापार अच्छे से चल रहा था इंडिया में, तब उन्होंने यानी जो पिट्स हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के जो फाउंडर हैं उन्होंने इसका कार्यकाल बढ़ाने की घोषणा की। तो कार्यकाल भी बढ़ गया। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक मोनोपोली जिस तरीके से उन्होंने क्रिएट की फॉर इंडिया में, और इस मोनोपोली के चलते उन्होंने फ्रांसीसियों को भगाया, डचों को भगाया, सभी जो अपना व्यापार करने आ रहे थे उन सभी को यहाँ पे हटाते रहे और अपनी एक मोनोपोली क्रिएट कर दी। इस मोनोपोली के चलते चूंकि उन्हें समझ में आ गया कि भारत के पास ना तो कोई रूल है ना रेगुलेशन है, और भारत की जो शासन है, जो भारत की एक डेमोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे सही से मेंटेन नहीं है। भारत का जो शासन है वो सही से मेंटेन नहीं है। कोई राजा कहीं पे शासन चला रहा है तो कहीं पे किंग शासन चला रहा है। इसकी वजह से उन्होंने इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की। अब 1757 में जैसे ही बैटल ऑफ प्लासी यहाँ पे हुआ तो बैटल ऑफ प्लासी को उन्होंने जीता, और प्लासी के बाद बक्सर 1764 में। तो इसके बाद जो कंपनी है, कंपनी के जो निरंकुशता है और कंपनी के अंदर जो बढ़ रही बर्बरता, उसके चलते कंपनी ने अपना आधिपत्य, अपना शासन पूरे भारत में स्थापित करने की कोशिश की। तब इसी को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार है, उन लोगों ने सोचा कि अगर कंपनी इस तरीके से अपना आधिपत्य जमाती रही, अपना अगर शासन जमाते रहे, तो कहीं ना कहीं पता चला कल के दिन ब्रिटेन में ही वो हमला बोल दे और ब्रिटेन पर भी वो वहाँ पे कब्जा करे। क्योंकि कंपनी चूँकि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और कंपनी के जो सहायक हैं उन्हीं की वजह से पूरा सिस्टम चलता है, और कंपनी भरती है टैक्स और टैक्स पहुँचता है ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने और जो वहाँ के ब्रिटेन पार्लियामेंट के जो लोग हैं उन्होंने एक बिल पारित करने की घोषणा की, और उस बिल को नाम दिया द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसकी एक और वजह थी कि चूंकि जो कंपनी के लोग थे उन्होंने टीपू सुल्तान को यहाँ पे 1769 यानी 1769 में टीपू सुल्तान को यहाँ पे पराजित कर दिया, जो कि हैदर अली का पुत्र, हैदराबाद का टीपू सुल्तान। तो उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रेगुलेट करने वाले लोग हैं, जो वहाँ पे उसको संचालित करने वाले लोग हैं, उनकी निरंकुशता डायरेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए बढ़ती रही और अपनी एक प्रभावशीलता वो छोड़ते रहे। उसी को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस एक्ट का यहाँ पे एक्ट पारित होता है, और इसमें कई चीज़ें यहाँ पे डिसाइड की जाती हैं। सबसे पहले डिसाइड किया जाता है कि जो ब्रिटिश एक पार्लियामेंट है वो यहाँ पे कंपनी को रेगुलेट करेगी, और कंपनी के जो भी
डायरेक्टर जनरल हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ब्रिटिश की संसद को ब्रिटिश में यहाँ पे देंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो कंपनी के ऊपर हम यहाँ पे केस करेंगे और कंपनी को इंडिया से बाहर भी वो निकाल सकते हैं। ऐसा ब्रिटिश से एक आदेश आया। दूसरा, जो ड्यूल शासन है, यानी ड्यूल शासन से मतलब अगर गवर्नर हैं कहीं पे बैठे हैं, चाहे वो गवर्नर आपके बंगाल में बैठे हों, चाहे वो मद्रास में बैठे हों या मुंबई प्रिंसेस में बैठे हों, इन सभी के जो गवर्नर हैं उसका एक गवर्नर जनरल भी नियुक्त किया जाएगा और वो गवर्नर जनरल बैठेगा बंगाल में और सभी जो गवर्नर हैं उनको कंट्रोल करके सभी की जो रिपोर्ट है, सभी प्रिंसेस की प्रोविंशियस स्टेट की जो रिपोर्ट्स है, चाहे वो मुंबई हो, मद्रास हो या बंगाल हो, उन सभी की रिपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड करेगा ब्रिटेन में। यानी आपको ब्रिटेन में उन गवर्नर जनरल और जो गवर्नर है उनकी एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको उसकी रिपोर्ट आपको यहाँ पे देनी होगी ब्रिटेन में। और सबसे पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नियुक्त हुए वो हैं वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर अब काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आने लगा, काफ़ी ज़्यादा दबाव आने लगा। इसी के चलते वॉरेन हेस्टिंग कहीं अपनी निरंकुशता न बरते, कहीं अपनी जो अब उसके अंदर जो पूरे में मोनोपोली क्रिएट करने की जो भावना थी वो ब्रिटिश सरकार यहाँ पे समझ चुकी थी। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में कहीं ना कहीं क्लैश उत्पन्न हो रहे हैं। उस क्लैश को दूर करने के लिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को थोड़ा सा निरंकुश करने के लिए यहाँ पे ब्रिटेन ने, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट और संसद में एक घोषणा हुई कि जो भारत का कोलकाता है, कोलकाता में हम एक सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे स्थापना करेंगे। और 1764 में, ध्यान नोट, 1774 में, माफ़ कीजिएगा, 1774 में भारत के कोलकाता में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो जाती है। और उस सुप्रीम कोर्ट के सबसे पहले जो यहाँ पे चीफ जस्टिस होते हैं वो होते हैं एम्फे, जस्टिस एम्फे। तो वो यहाँ पे चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त हो जाते हैं। अब चीफ जस्टिस का एक वर्क होता है कि अगर कंपनी का कोई कर्मचारी या कंपनी का कोई वर्कर या खुद गवर्नर, चाहे वो आपका बंगाल में बैठा हो, चाहे वो मद्रास में बैठा हो या चाहे वो मुंबई में बैठा हो, उसके ऊपर कोई अगर वो गलत कार्य करता है ब्रिटेन के खिलाफ, या टैक्स नहीं भरता है, या भारत की किसी भी व्यक्ति को बेसिक तरीके से अगर उसके जो नीड्स हैं वो सही तरीके से रूल एंड रेगुलेशंस को नहीं चलाता है कंपनी के, और ब्रिटेन के खिलाफ या लंदन में बैठी एलिजाबेथ क्वीन के खिलाफ कोई एक्टिविटीज़ करने की कोशिश करता है, तो उसके लिए यहाँ पे उस पर केस दायर होगा और उस केस के चलते जो सुनवाई होगी वो सुनवाई होगी कोलकाता में। ये चूँकि कोलकाता में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो चुकी थी। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि जो यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसकी पावर, और काफ़ी ज़्यादा वो अपने आप को एक पावरफुल समझने के कारण अपने आप को ज़्यादातर लोगों के सामने प्रस्तुत करने के चलते या अपनी प्रभावशीलता दर्शाने के लिए उसने एक मेजॉरिटी घोषित कर दी, 4 मेंबर की एक काउंसिल उसने यहाँ पे बना दी गवर्नर जनरल ऑफ एक्ट के थ्रू। तो इसमें यहाँ पे 2 चीज़ों का निर्वहन हुआ कि अगर ये ऐसे करते हैं तो ब्रिटेन ने, चूँकि ब्रिटेन ऐसा जानता है कि अगर एक समय बाद उस पर निरंकुश ना किया गया, इस कंपनी पर, इस कंपनी के गवर्नर पर और गवर्नर जनरल पर, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए ये नुकसानदायक होगा। तो यहाँ पे जो 4 लोगों की काउंसिल है, उन 4 लोगों की काउंसिल यहाँ पे डिसाइड करती थी कि गवर्नर जनरल किस तरीके से गवर्न करेगा पूरे बंगाल को एंड मद्रास को, एंड जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वहाँ पे जो प्रिंसेस थे, जहाँ पे वो यहाँ पे अपना व्यापार करते थे, तो उसी को ध्यान में रखते हुए अगर कोई निरंकुशता यहाँ पे बरतता है तो उसके लिए वीटो पावर का भी इस्तेमाल किया जाएगा। और वीटो पावर करके उस कंपनी के किसी भी कर्मचारी को या गवर्नर जनरल को तक यहाँ पे निष्कासित किया जा सकता है, यहाँ पे उसको सरप्राइज्ड किया जा सकता है और उसकी जो पावर है उस पावर को डाउन किया जा सकता है। इसी के चलते गवर्नर जनरल के अंदर काफ़ी चीज़ें यहाँ पे बढ़ती रहीं और वो अपने आप को उसकी शक्तिहीन महसूस करते हुए, लेकिन
फिर भी गवर्नर जनरल ने अपनी जो पावर है वो यहाँ पे दिखाने की कोशिश की। और सुप्रीम कोर्ट चूंकि एक ऐसा सिस्टम था कि अगर कोई अपराध करता है एक लार्ज लेवल पर या बड़े स्तर पर, तब जाके कोई बात वो सुप्रीम कोर्ट में वहाँ पे जाती थी। लेकिन जब आप छोटे छोटे स्तर पर कहीं ना कहीं अपने जो लोग हैं वो स्थापित कर देते हैं हर जगह, और वो कुछ नई एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं, तो उन पर आप कैसे नियंत्रित करोगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आता है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आता है। और ये पिट्स इंडिया एक्ट काफ़ी हद तक यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है इंडिया का, उस कंपनी के थ्रू उसको यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और ज़्यादातर जो कंट्रोल वाला पार्ट है वो सुप्रीम के हाथ में, यानी सुप्रीम कोर्ट के हाथ में यहाँ पे चला जाता है, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसी के हाथ में ज़्यादातर चला जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए जो मद्रास एंड बॉम्बे, वहाँ पे जो गवर्नर जनरल हैं वो बंगाल और ऑल द मैटर एंड डिप्लोमेसी को यहाँ पे कंट्रोल करते हैं। और खासकर जो बॉम्बे और मद्रास है, इसके जो गवर्न होने वाले लोग हैं या जो गवर्नर जनरल है, वो सीधी रिपोर्ट अब वहाँ पे ब्रिटेन में जाके दे सकते हैं, ना कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, माफ़ कीजिएगा, बंगाल को। तो उसके चलते अब उसकी जो शक्ति है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कि वो कम हो रही है, कम यहाँ पे दिखती नज़र आ रही है, क्योंकि जो निरंकुशता डायरेक्टली बढ़ती जा रही थी उस पे यहाँ पे रोक लगा। और उस रोक के चलते कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन काफ़ी यहाँ पे मजबूत हुए। और एक चीज़ और यहाँ पे निकल के आती है कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो यहाँ पे रेगुलेट होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी में कहीं ना कहीं अंदर से धलांधली होनी चालू हो गई थी, और जो उसके लोग थे ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने वाले, चाहे वो गवर्नर हो या गवर्नर जनरल, वो यहाँ पे काफ़ी हद तक जो उसमें घपला करते थे, उसमें काफ़ी हद तक यहाँ पे वो अपना प्रॉफिट देखते थे। और वो प्रॉफिट जो है वो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसको वहाँ पे नहीं देते थे और ना ही उसको बताते थे। इसी को ध्यान में रखते हुए पिट्स इंडिया एक्ट ने उस चीज़ को रेगुलेट किया। अब जो पिट्स थे, यानी ये पिट्स थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम था पिट्स। उन्होंने यहाँ पे इस चीज़ को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था, और इंट्रोड्यूशन के चलते सबसे पहले ये बताया कि आप इस चीज़ को बहुत अधिक लार्ज लेवल पर रेगुलेट करें, और कोशिश भर कंपनी का जो सारा कारोबार है, सारा जो उसके ऊपर हाथ है वो आप रखें, यानी जो ब्रिटिश क्राउन है वो उस पर हाथ रखेगा, ना कि ब्रिटिश कंपनी। तो इसी के चलते सभी प्रकार के जो यहाँ पे बातें लाई गई वो उसको कंट्रोल करने के लिए, यानी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को यहाँ पे कंट्रोल किया गया, यहाँ पे उसको रेगुलेट किया गया। उसके बाद जो डबल गवर्नमेंट सिस्टम है उसको भी यहाँ पे कंट्रोल करके, और फॉर द पॉलिटिशियन जो फंक्शन है ईस्ट इंडिया कंपनी का उसको यहाँ पे रोक करके, और सभी प्रकार के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो मेंटेन किए गए और यहाँ पे वो पारित किए गए, जिससे कंपनी भी रेगुलेट रहे और कंपनी का जो सभी कारोबार है वो यहाँ पे डायरेक्ट ब्रिटेन के पास पहुंचता रहे। अब इसमें भारत का क्या प्रॉफिट था, यानी भारत को, इंडिया को इससे क्या फ़ायदा। सबसे बड़ा फ़ायदा इंडिया को ये हुआ कि जो सभी जगह चल रहे कानून और सभी जगह बैठे गवर्नर वो एक सेंट्रल में होगा, यानी एक सेंट्रल बॉडी यहाँ पे बनी, एक केंद्र यहाँ पे स्थापित हुआ कि एक केंद्र से सभी जो राज्य हैं या सभी जो प्रिंसेस स्टेट हैं वो यहाँ पे कंट्रोल होंगी। और दूसरी चीज़, एक सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे स्थापना हो गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट के चलते अगर किसी व्यक्ति कोई गवर्नर या गवर्नर जनरल किसी भारतीय के ऊपर लार्ज लेवल पर अगर अत्याचार करता है या अपराध करता है, तो आप उसकी जो शिकायत है वो आप सुप्रीम कोर्ट से कर सकते हैं, और उसकी शिकायत सुप्रीम कोर्ट के तहत आप ब्रिटेन को भी यहाँ पे उसकी खबर दे सकते हैं। तो भारत के लिए काफ़ी हद तक यहाँ पे एक राहत का एक पैकेज समझ लीजिए, और भारत को इससे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट भी हुआ, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा भी हुआ। और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की निरंकुशता है वहाँ पे भी उस पर प्रतिबंध लगाया गया, उस पर काफ़ी हद तक यहाँ पे बंदिश डाले गए। तो आशा करता हूँ एंड पिट्स इंडिया एक्ट और रेगुलेटिंग एक्ट को आप ज़रूर समझे होंगे। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, एंड फ्रेंडों के साथ भी आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू।